नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो मुझे तो बहुत मजे का लगा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे खाने पीने का और पकाने का और इन चीज़ों का बड़ा शौक है। ठीक है, तो वो है एडिबल वैक्सीन्स, ऐसी वैक्सीन्स जिन्हें खाया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक न्यू कंसेप्ट इन अ वे है, तो काफ़ी पुराना हम कह सकते हैं। जब आप हिस्ट्री ऑफ दीज एडिबल वैक्सीन्स देखेंगे यू विल रियलाइज कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अरसे से चल रहा है, बट स्टिल हम इसके बारे में सुनते नहीं हैं। आप लोगों में से मुझे उम्मीद है हार्डली कोई एक दो लोगों ने शायद इसके बारे में सुना हो, एडिबल वैक्सीन के बारे में। किसी ने सुना है पहले इससे, आज से पहले कभी किसी ने सुना है? दे कैन रेज देयर हैंड। नन ऑफ यू, किसी ने नहीं सुना, इसका मतलब है ना, तो दिस इज काइंड ऑफ जो वो कंसेप्ट है जिनको हम बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है। तो एडिबल वैक्सीन्स जो है, इवन आप इस पे काम कर सकते हैं अपने एमएस की रिसर्च के अंदर, क्योंकि ये बहुत मजे की एक चीज है कि जिसमें आपकी जो प्लांट्स हैं दे आर बीइंग यूज्ड एज अ वेक्टर। अच्छा, ये जस्ट कंटेंट है मेरी प्रेजेंटेशन की। वैक्सीन एंड इट्स टाइप्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरह की होती हैं, तो हमें दोबारा ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वही एटेन्यूएटेड है, इनएक्टिवेटेड, टॉक्साइड एंड सब यूनिट वैक्सीन है। मेजर रिक्वायरमेंट क्या है? प्राइमरली सेफ्टी एंड एफिकेसी, जो कि लाजमी है। ठीक है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट है, थर्मल स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी। अब जो हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑरल, क्योंकि हम एडिबल की बात कर रहे हैं, तो इसकी सेफ्टी, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑरली बहुत ही आसान एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर आप एक चीज़ खा सकते हैं तो उसके अंदर ऐड कर आपके ये वाला कंपोनेंट अगर ऐड हो जाता है तो इससे ज़्यादा आसान एप्लीकेशन नहीं हो सकती किसी चीज़ की। ठीक है, नेचर एंड परसिस्टेंस ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, जो भी इम्यून रिस्पॉन्स हो वो टी सेल है, इधर बी सेल्स है, नेचर क्या है उसकी, और वो परसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, सिंगल वैक्सीन माइट बी मल्टी वैलेंट, जिसमें मल्टीपल आपको एंटीजन मिल जाए। ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेवरल लोकली इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब एडिबल वैक्सीन की बात करते हैं। एडिबल वैक्सीन आर सब यूनिट वैक्सीन दैट इनकोड सेलेक्टेड जीन्स और एंटीजेंस ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेंस इनटू द प्लांट्स। आप एडिबल की बात करें, प्लांट्स का मैंने अभी जिक्र किया कि प्लांट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अपने एंटीजेंस, हमें पूरा पैथोजन तो चाहिए ही नहीं, हमें ना तो चाहिए बैक्टीरियल पैथोजन, ना हमें चाहिए वायरल पैथोजन, हमें तो जस्ट क्या चाहिए, सरफेस स्ट्रक्चर। एंटीजन सरफेस स्ट्रक्चर भी जरूरी नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, सेल का कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने उन जीन्स को इंट्रोड्यूस करा देना है प्लांट के अंदर, तो प्लांट क्या करेगा, उन जीन्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर वो उन जीन को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा तो जब आप उसे खाएंगे तो वो एंटीजन आपको क्या हो गया है, एडमिनिस्टर हो गया है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी आगे चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी कंसर्न्स आ जाते हैं, जिन्हें वन बाय वन हम देखेंगे। दीज टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय इमर्जिंग सेलेक्टेड होल जीनोम इनटू डिजायर्ड प्लांट। उसमें से एक जीन भी दे सकते हैं या फिर आप पूरे पूरा जीनोम भी दे सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी ट्रांसफॉर्मेशन। प्लांट्स यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इन सब के अंदर ये जो कोर्सेज हैं इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई जाती है। उसमें क्या होता है, वन सेल टेक्स अप अ डीएनए एंड देन एक्सप्रेस इट्स जीन। ठीक है, तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं कि एक फॉरेन डीएनए ले रहे हैं और उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इनको क्या कहा, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द प्लांट्स वी गेट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। एडिबल वैक्सीन ऑफर्स कॉस्ट इफेक्टिव, नीडलेस, सेफ, नीडललेस। ठीक है, इसमें जो हम कह रहे हैं ना, इंजेक्टेबल नहीं है, सेफ, कन्वीनियंट, लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड हीट स्टेबल। हमें वैक्सीन जो मिल रही हैं, एक तो हीट स्टेबल है क्योंकि प्लांट पे मिल रही हैं, आपको पता है हम खाना पका के खाते होते हैं, हीट स्टेबल हमें मिल रही है। उसके अलावा हमें नीडललेस है, सेफ है, कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ऑरली एडमिनिस्टर की जा रही है। हीट स्टेबल होगी तो हमें बहुत ज़्यादा इसके स्टोरेज पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कि हमें इसे लोअर टेम्परेचर पर नहीं रखना पड़ेगा। इट शुड कंटेन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिजायर्ड जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप डिजायर्ड जीन आपने इंट्रोड्यूस तो करा दी लेकिन वो एक्सप्रेस इतने नंबर में नहीं हो रही कि वो जाके एक रिस्पॉन्स जो है जनरेट कर सके। ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है कि इनफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिजायर्ड जीन जो है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए। स्टेबल एट रूम टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम एंड नॉन डिग्रेडेबल इन स्टमक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी पीएच आपकी, जो स्टमक की पीएच है ना, आपको पता है एसिडिक पीएच है, 7.5 पे जा रही होती है, तो 7 to 7.5 के दरमियान में वो रहती है। और उसमें जो है अगर वो सर्वाइव कर जाए
ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें जाके उस एपिटोप ने या उस एंटीजन ने जाके ब्रेक डाउन हो जाना है तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, और वो जो भी आप प्लांट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके सेल्स की ब्रेक डाउन होके वो एंटीजन ख़त्म हो जाता है और वो जाके आपकी इंटेस्टाइनल पेयर्स पैच के अंदर रिलीज नहीं होता, तो फिर ये क्या होगा, यूजलेस हो जाएगी। तो नॉन डिग्रेडेबल होनी चाहिए स्टमक के अंदर। अच्छा, the first edible vaccine was produced in 1990 in tobacco, in which 0.02% recombinant protein, surface protein from Streptococcus of the total soluble leaf proteins was found। अब इसमें क्या हो रहा है कि 1990, आप सोच सकते हैं कि अब तकरीबन उससे 35 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, तो 36 ईयर्स जा रहे हैं, 36 जा रहे हैं। ठीक है, तो 1990 में फर्स्ट टाइम टोबैको के अंदर इन्होंने दिया था स्ट्रेप्टोकोकस की कुछ जीन्स को, क्या किया था, सरफेस प्रोटीन को इंसर्ट कर दिया था, 0.02% रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो हम सोच सकते हैं कि ये कितना पुराना कंसेप्ट है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हिस्ट्री अगर एडिबल वैक्सीन्स की देखी जाए, उसमें हेपेटाइटिस, टोबैको लीफ के अंदर इन्होंने क्या किया, हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन को ऐड किया जाए, 1992 में मेसन एट ऑल ने किया। देन इकोलाई के अंदर इन्होंने क्या किया, डायरिया के लिए जो इकोलाई है, डायरिया, उसमें इन्होंने हीट लेबाइल टॉक्सिन बी सब यूनिट जो थी हमारे पास LTB, उसको पोटैटो जो ट्यूबर टोबैको है या टोबैको लीफ, इनके अंदर क्या किया इन्होंने, इंसर्ट कर दिया। देन 1995 में, देन 1995 में ही रेबीज वायरस को इन्होंने क्या किया, टोमेटो के साथ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के जरिए रेबीज वायरस ग्लाइकोप्रोटीन को इंसर्ट कर दिया था टोमेटो लीफ और फ्रूट के अंदर। ठीक है, नॉरवॉक वायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है, नॉरवॉक वायरस के कैप्सिड प्रोटीन को इन्होंने पोटैटो एंड ट्यूबर टोबैको लीफ के अंदर इंसर्ट किया। ठीक है, देन दे हैव विब्रियो कॉलरी, 1996 में जो कॉलरा कॉजिंग डिजीज, कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया है, तो उसके कॉलरा टॉक्सिन बी सब यूनिट, दैट इज CTB, को टोबैको लीफ के अंदर हमने 1996 में इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, जो हमारे पास प्लांट्स हैं जो यूज्ड फॉर एडिबल वैक्सीन प्रोडक्शन, इनमें आपने देखा कि टोबैको यूज हो रहा है, पोटैटो यूज हो रहा है, बनाना, टोमेटो, राइस, लेटस, सोयाबीन, अल्फा 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 अल्फा, कैरेट, पीनट्स, कॉर्न। अच्छा, ये वो हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। इन प्लांट्स को अगर आप देखें ना, हम कहते हैं कि राइस ये हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड आ गया है। हमारे पास लेटस की अगर आपने देखे हो तो ऐसे ऐसे कलर आ रहे हैं आजकल। सोयाबीन है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है, उसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा रही है। कैरेट आपके पास आपने देखा होगा डिफरेंट कलर्स की आ गई है। पीनट्स है, कॉर्न मल्टी कलर कॉर्न भी आपने देखी होगी। तो ये वो प्लांट्स हैं जिन पे ऑलरेडी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। ठीक है, फॉर मैनी पर्पसेस, कहीं पे इनको बेटर करने के लिए, कहीं पे इनको प्रेजेंटेबल करने के लिए, कहीं पे इनकी विजुअल जो है उसको बेटर करने के लिए। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, और कहीं पे इनको डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए ऑलरेडी इनके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। तो क्या किया जा रहा है कि अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है तो इट इज़ श्योर कि इनको ऑलरेडी स्टडी किया जा रहा है। जिन चीज़ों को ऑलरेडी स्टडी किया जा रहा है उनको मॉडिफाई करने के लिए, अगर उसमें वायरसेस को भी इंसर्ट करके देखा गया, दीज प्लांट्स दे कुड बी यूज्ड एज एडिबल वैक्सीन प्रोडक्शन। जो आपने होस्ट प्लांट लेना है वो कैसा होना चाहिए, इजीली ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये तो लाजमी है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं है, इट मीन्स कि आपकी जीन उसके अंदर इंसर्ट होने के बाद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, इंसर्ट भी नहीं होगी और एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा हर्डल है, जिससे जो आपका पहला स्टेप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वेल नोन मेजर क्रॉप होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ऐसा प्लांट आपने लिया है जो ग्रो ही ना करता हो। वेल नोन मेजर क्रॉप का फायदा क्या होगा कि एक तो ये कंज्यूम ज़्यादा होगी, दूसरा ये ग्रो ज़्यादा की जा रही होगी, ऑलरेडी आपके पास इसकी प्रोडक्शन जो है वो ऑप्टिमाइज होगी। अब एक आप अननोन प्लांट लेके पहले आप उसकी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर आपने उसको एडिबल बनाना है, फिर आपने लोगों को इसके लिए तैयार करना है कि ये एडिबल है। ठीक है, तो वेल नोन क्रॉप होनी चाहिए, प्रोड्यूस ह्यूज बायोमास। वही मैंने जो भी बात की कि इट शुड प्रोड्यूस अ ह्यूज बायोमास, ग्रो क्विकली। जल्दी ग्रो नहीं करेगी, आपने साल के शुरू में लगाई और 2 साल में वो ग्रो कर रही है तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। हीट स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ एडिबल। देन यू हैव, इट शुड टेस्ट गुड। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहता जिसका टेस्ट अच्छा ना हो। अगर आपको ऑरली कोई भी ऐसी चीज़ दी जा रही है खाने के लिए, तो वो आप पर ऑरल नहीं लेते जो आपको टेस्ट अच्छा ना आए।
वो चीज़ आप कभी नहीं खाते। हाई कंटेंट ऑफ वाइटामिन दैट मे बूस्ट इम्यून सिस्टम। अच्छा, ये विटामिन वाली जो बात है ना, ये आ गया आपको बताएंगे भी कि विटामिन ए को इन्होंने इंसर्ट किया था राइस के अंदर जेनेटिकली इंजीनियरिंग के बाद। तो उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर उसको किया, उसकी प्रोडक्शन कराई जा सकती है तो फिर वैक्सीन भी प्रोड्यूस की जा सकती है। डू नॉट नीड स्पेशल फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज। अच्छा, जो आपके वाइटामिन होते हैं ना, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम भी लो हो जाता है। तो हाई कंटेंट ऑफ वाइटामिन इनके साथ अगर दिया जाए, यानी वो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या होगा कि इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। डू नॉट नीड स्पेशल फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज। जो हमने कहा ना, कोल्ड चेन मेंटेन करने की जरूरत ना हो। अब आप इमेजिन करें कि वैक्सीन की वायल कितनी छोटी होती है, लेकिन अगर आप एडिबल किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसी डोज को देने के लिए आपको एडिबल चीज़ का मैस ज़्यादा होगा। और अगर उसका मैस ज़्यादा होगा तो स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम इवन विदाउट रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के बगैर भी उसको स्टोर किया जा सके। अच्छा, इनमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है उनकी अगर बात की जाए, जो हम होस्ट प्लांट यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, जो होस्ट प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अगर देखा जाए, तो उसमें जो हमारे पास सबसे पहला प्लांट आ रहा है दैट इज टोबैको, जो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ भी हो रहा है। फिसाइल एंड एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है इसका। अबंडेंट मटेरियल फॉर प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन, यदि इसका जीनोम ऐसा है कि जिसको इजीली आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसके सेल को, और इसके अंदर जो है ना प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल, यानी इसका जो जीनोम है ना वो बहुत अच्छा है, well studied है। Toxic alkaloids incompatible with oral delivery potential for outcrossing in the field। अब इसमें क्या है, हम जानते हैं कि टोबैको जो है वो उसमें कई अल्कलॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि दे कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। तो टॉक्सिक अल्कलॉइड्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से आप ऑरली इसे नहीं दे सकते। तो ऑरली नहीं दे सकेंगे तो इट विल नॉट बी एन एडिबल वैक्सीन। देन यू हैव बनाना, cultivated widely in developing countries, but vaccines are needed. Eaten raw by infants and adults. Clonally propagated, low potential for outcrossing in the field. Once established, plentiful and inexpensive fruits are available in 10 to 12 month cycle। यानी एक साल के अंदर आपको नए फ्रूट्स मिल जाते हैं। इनएफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म नहीं करते। सेल्स लिटिल डेटा अवेलेबल ऑन जीन एक्सप्रेशन स्पेशली फॉर फ्रूट स्पेसिफिक प्रोमोटर्स। हाई कल्टीवेशन स्पेस रिक्वायरमेंट, वेरी एक्सपेंसिव इन ग्रीन हाउस। एक साल लग जाता है तो एक्सपेंसिव हो जाता है। कल्टीवेशन स्पेस ज़्यादा चाहिए। ठीक है। फ्रूट की जो स्पेसिफिक प्रोमोटर्स हैं उन पे आपके पास जीन एक्सप्रेशन पे डाटा अवेलेबल नहीं है। देन यू हैव पोटैटो। एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। ट्यूबर इज एडिबल रॉ दो नॉट पैलेटेबल। खा सकते हैं जो आपके पास जो होता है ना, जो पोटैटो है। ट्यूबर स्पेसिफिक प्रोमोटर्स अवेलेबल हैं। माइक्रो ट्यूबर प्रोडक्शन फॉर क्विक एसे, यानी आप कच्चा आलू खा सकते हैं लेकिन वो प्लेजेंट नहीं है। ठीक है। और फिर ट्यूबर स्पेसिफिक प्रोमोटर्स अवेलेबल हैं, यानी जो प्रोमोटर्स इसके लिए हमें चाहिए होते हैं वो जीन की प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन फॉर क्विक एसे, क्लोनली प्रोपगेशन इसके अंदर है। लो पोटेंशियल फॉर आउट क्रॉसिंग इन द फील्ड। इंडस्ट्रियल ट्यूबर प्रोसेसिंग वेल एस्टेब्लिश्ड है। अच्छा, रिलेटिवली लो ट्यूबर प्रोटीन कंटेंट है इसका। प्रोटीन कंटेंट कम होगा तो एंटीजन भी कम प्रोड्यूस होगा। अनपैलेटेबल इन रॉ फॉर्म, पका के खाना पड़ता है। कुकिंग की वजह से क्या होगा, डिनेचुरेशन हो सकती है और इम्यूनोजेनेसिटी कम हो जाएगी। देन वी मूव ऑन टू टोमेटो। टोमेटो के केस में क्या होगा कि रिलेटिवली एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है इसका। फ्रूट इज एडिबल रॉ, कच्चा खाया जा सकता है। फ्रूट स्पेसिफिक प्रोमोटर्स अवेलेबल है। क्रॉसिंग पॉसिबल टू स्टैक एंटीजन जीन्स। इसमें क्या कर सकते हैं कि आप मल्टीपल एंटीजीन्स इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। रिलेटिवली लो फ्रूट प्रोटीन कंटेंट, एसिडिक फ्रूट may be incompatible with some antigens or for delivery to infants, no in vitro system to test food। इसका इन विट्रो हमारे पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं, हमें इन विवो देखना पड़ता है इसकी कि किस तरीके से ये एक्ट करेगा। अच्छा, सेकेंडली क्या है कि इस एसिडिक फ्रूट है, इस वजह से एंटीजन जो है वो डीनेचर हो सकता है। लेग्यूम्स जैसे दालें हैं, इनकी बात की जाए तो वाइडली स्टैब्लिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। हाई प्रोटीन कंटेंट इन सीड्स, स्टेबल प्रोटीन इन स्टोर्ड सीड्स। ऑफ कोर्स पता है कि आपको पता होगा कि जो आपकी दालें होती हैं दे आर हाई इन प्रोटीन। इंडस्ट्रियल सीड प्रोसेसिंग वेल स्टैब्लिश्ड है। इनएफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। हीटिंग और कुकिंग फॉर ह्यूमंस यूज में might cause denaturation and poor immunogenicity of vaccine potential for outcrossing in the field of some species। relatively efficient transformation system है अल्फा। हाई प्रोटीन कंटेंट इन लीव्स एडिबल हैं अनकुक्ड फॉर्म में भी। पोटेंशियल फॉर आउट क्रॉसिंग इन फील्ड। डीप रूट सिस्टम प्रॉब्लमेटिक फॉर क्लीनिंग फील्ड।
अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बाद के इसके मेथड्स कौन से हैं। एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनके आगे हम डिटेल में देखें। जो डायरेक्ट मेथड मेथड होता है, जीन गन, आपने नाम सुना होगा कि डायरेक्टली जो है वो जीन इंसर्ट कर दी जाती है। माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड, उसमें क्या किया जाता है कि प्रेशर के साथ जो है वो प्रोजेक्टाइल उनको बम्बार्डमेंट की जाती है जीन्स की, जो कि वो इंसर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन में किया जाता है कि होल कर दिया जाता है और उसके बाद क्या होती है कि जीन खुद ही अंदर इंसर्ट हो जाती है। इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास एक्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशंस मेथड होता है, जिससे आप इन्फेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड की अगर बात की जाए, जीन गन मेथड, इसमें क्या करते हैं, बायोलिस्टिक और जीन गन इज अ टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वेयर द जीन्स, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स आर ट्रांसफर टू द प्लांट सेल्स विदाउट द यूज ऑफ एनी वेक्टर्स। इसमें क्या करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल इज कोटेड विद हैवी मेटल एंड यूजिंग मैकेनिकल फोर्स जीन्स आर फायर्ड इनटू द सेल। जैसे आप गन की बात कर रहे हैं ना, तो जिस तरीके से गन होती है उसी तरीके से इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है सेल के अंदर। माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट की बात की जाए तो इसमें वन ऑफ द फिजिकल मेथड में जीन ट्रांसफर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली इनटू द सेल्स और टिश्यू यूजिंग हाई वेलोसिटी पार्टिकल। बम्बार्डमेंट की जाती है हाई वेलोसिटी से, तो वो क्या करेंगे, सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे जीन्स। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक्स टू इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द सेल। इट कैन बी यूज्ड विद मोस्ट सेल टाइप्स, यील्ड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें ना, तो इलेक्ट्रोपोरेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके लिए बाकायदा एक अपरेटस आपके पास मौजूद होता है, और इलेक्ट्रोपोरेशन का जो प्रोसेस है वो ईजियर भी कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की बात करें इनडायरेक्ट मेथड की। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका हमने प्लांट लिया, ठीक है, हमने प्लांट को कट कर लिया। अब जो हमने लिया, हमने बैक्टीरियल सेल लिया, जो भी बैक्टीरियल हमें सस्पेंशन चाहिए थी, जो उसके अंदर से हमने, उसके अंदर एंटीजन भी है, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हमने डाल दिया, और उसके अंदर हमने जो प्लाज्मिड है ना, उसके अंदर ये दोनों जीन्स इंट्रोड्यूस कराए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और एंटीजन जीन एक ही प्लाज्मिड के ऊपर हमने देनी है। ये क्यों देनी है ये अभी आप देखेंगे। फिर हमने क्या किया कि हमने उसकी कॉकटेल बनाई या सस्पेंशन बनाई, सस्पेंशन के अंदर हमने उस लीव को इमर्स कर दिया है। अब लीव जब अंदर इमर्स होगा ना, तो खुद ही ट्रांसफर हो जाएगा वो प्लाज्मिड जो है वो लीव के सेल्स के अंदर, ठीक है। एंटीजन जीन एंड एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमने क्यों दिया, आगे आगे आपको पता लगेगा कि आपके पास जो है ना एंटीबायोटिक्स जो है उसके हम सिलेक्शन के लिए एंटीबायोटिक यूज करेंगे। अब हमने जिस, क्योंकि एक ही प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी है, जैसे लेट से पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, ठीक है, वो जीन मौजूद है। जिस सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है उसमें क्या होगा, वो सेल सरवाइव कर जाएगा, और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई वो सेल जो है वो पेनिसिलिन के एक्सपोजर पे उसकी डेथ हो जाएगी। अब जब हमारे पास सेल जो रह जाएगा, दैट वुड बी, जो हमारे पास सेल मौजूद होंगे वो सेल्स क्या करेंगे, एक नया प्लांट बनाएंगे, और उस प्लांट के अंदर आपके जो भी जीन है, एंटीजन जीन है, वो एक्सप्रेस हो रही होगी सेल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब जो हमारे पास सेल्स है वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब इन सेल्स को जब आप सॉइल के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो जो भी आपके पास आएगा, जो प्लांट आएगी, जो पोटैटो आएगा, उसके अंदर वैक्सीन की प्रोडक्शन हो चुकी होगी, और वो पोटैटो अगर आप जो है कंज्यूम करेंगे, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, उस एंटीजन जीन को भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। एडिबल वैक्सीन्स भी वैसे ही काम करती हैं जैसे आपकी एक सिंपल वैक्सीन काम करती है। एंटीजन इन अ फूड वैक्सीन गेट्स टेकन अप बाय द एम सेल्स इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। जो ये एम सेल्स हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे, एंटीजन जो है ना उसको क्या करेंगे, इन सेल्स को टेक अप कर लेंगे, ठीक है। इन सेल्स को जब इन सॉरी एम सेल्स ने इनको टेक अप कर लिया है, टेक अप करने के बाद जो इंटेस्टाइन के अंदर, ये इंटेस्टाइन है और ये एम सेल्स है, इन्होंने क्या किया, एंटीजन फ्रॉम वैक्सीन को टेक अप कर लिया। अब इनको पास कर लिया उन्होंने, बी सेल्स को दे दिया। बी सेल्स के अलावा डिफरेंट मैक्रोफेजेस को दे सकते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस के अंदर क्या होगा, मैक्रोफेजेस का आपको पता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, वो पहले इनके फेगोसाइटोसिस करेंगे, और उसके बाद जब टी सेल्स आके रिकग्नाइज करेंगे मैक्रोफेजेस की सर्फेसिस के ऊपर हेल्पर टी सेल्स, तो फिर क्या होगा कि जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपकी डिफेंसिव अटैक हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा। सेकेंडली क्या होगा कि एंटीबॉडीज जो है ना,
एंटीबॉडीज। एक तरफ तो ये टी सेल रिस्पॉन्स आ गया, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि बी सेल्स को एक तो आपके हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एंटीबॉडी एंटीजन का की बाइंडिंग हो रही है, एंटीबॉडी एंटीजन की बाइंडिंग होगी तो बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और बी सेल्स के एक्टिवेट होने से क्या होगा कि फर्दर जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी कि एंटीबॉडीज सर्कुलेट करना शुरू कर देंगी बॉडी के अंदर। अब ये आपका जो इनिशियल एक्सपोजर है ये हो चुका है। अब दूसरे केस में क्या होता है कि ओरिजिनल जो वायरस है जब वो अटैक करेगा तो क्या होगा। अब वायरस ने अटैक किया, वायरस आया एम सेल्स से जो इंटेस्टाइन्स के अंदर है, एम सेल्स आई और टी सेल्स की तरफ गई। अब जो क्या होगा कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आपके ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि इस वायरस के एंटीजन को रिकग्नाइज करते हैं। वो साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो आके मेमोरी हेल्पर टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट करेंगे एंटीबॉडी को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आके इन सेल्स को किलिंग करेंगे। ठीक है, इधर से एंटीबॉडी आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी मौजूद है, तो एंटीबॉडीज का एक जो एक अच्छा टाइटर आपके पास मौजूद है, एक तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा आने वाले वायरस को। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि आपके पास एक अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसमें होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने जब इंटेस्टाइन्स की बात की थी तो मैंने पियर्स पैच की बात जो बात की थी कि वहां पे जो एम सेल्स मौजूद होते हैं दे एक्चुअली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग अप दिस एंटीजन एंड कॉजिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। एडवांटेजेस क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन, पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन विद लो कॉस्ट, डू नॉट रिक्वायर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वैक्सीन फ्रॉम प्लांट मटेरियल। आपने प्लांट के साथ ही कंज्यूम कर लेना है, प्लांट खुद ही ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर वैक्सीन भी ग्रो कर रही है और आपको इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खा रहे हैं। नेसेसरी इन मैस प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि बड़े अमाउंट पे बड़े नंबर में इसको प्रोड्यूस किया जाएगा और मूव किया जाएगा। हीट स्टेबल, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रेफ्रिजरेशन, क्योंकि खाने पीने की चीजें तो ये काफी हद तक स्टेबल होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इम्यूनो टॉलरेंस टू वैक्सीन पेप्टाइड और प्रोटीन, क्योंकि आप बार बार ले रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इम्यूनो टॉलरेंस डेवलप हो जाए, आपका इम्यून रिस्पॉन्स इससे एक्टिवेट होना बंद हो जाए। कंसिस्टेंसी ऑफ डोजेज आपके पास, आपको नहीं पता आपने कितने पोटैटो खाएंगे तो कितनी डोज आपको मिल रही है। ठीक है, डोजेज ऑफ वैक्सीन वुड बी वेरिएबल। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लांट इज डिफिकल्ट, किसके अंदर सबसे बेहतर रिस्पॉन्स आएगा ये सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि प्लांट से ग्रो करना होगा, देन आपको टेस्टिंग करनी होगी। सर्टेन फूड्स लाइक पोटैटो आर नॉट ईटन रॉ, कुकिंग करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो वैक्सीन है वो वीक हो जाएगी। देन नो, नॉट कन्वीनियंट फॉर इन्फेंट्स, अब कौन सा जो इन्फेंट है वो आलू खा लेगा या टमाटर रॉ खा लेगा तो उनके लिए ये कन्वीनियंट नहीं है। हाँ, अनलेस के पोटैटो आप दे रहे हैं उसके अंदर बनाना के अंदर, लेकिन स्टिल आपकी डोजिंग जो है वो एक मसला होगा इसके लिए। देन एप्लीकेशंस फॉर एडिबल वैक्सीन हमारे पास जो आ रही है उसमें हेपेटाइटिस बी के लिए हमने क्या पोटैटो बेस्ड वैक्सीन बनाई है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट रिपोर्ट हो चुकी है। द अमाउंट ऑफ HBsAg एंटीजन नीडेड फॉर वन डोज कुड बी अचीव्ड इन अ सिंगल पोटैटो, एक खाने से आपको मिल जाती है। लेवल्स ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज सिग्निफिकेंटली एक्सीडेड द प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ 10 ml यूनिट्स पर मिल इन ह्यूमंस, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि आपने एक पोटैटो खाया है और उससे आपको सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज मिल गई हैं और जो आपको प्रोटेक्शन दे सकती है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। कॉलरा, प्लांट्स वर ट्रांसफॉर्म्ड विद जीन इनकोडिंग सब यूनिट ऑफ इकोलाई हीट लाइबल एंड टेरोटॉक्सिन एलटीबी, ट्रांसजेनिक पोटैटोस एक्सप्रेसिंग एलटीबी वर फाउंड टू इंड्यूस both serum and secretory antibodies when fed to mice. These antibodies were protective in bacterial टॉक्सिन से इन विट्रो। कॉलरा जो है वो डायरिया कॉज करता है, तो ये जो है इन्होंने किसमें किया है, इकोलाई से लेके एलटीबी यूज करके इन्होंने जो किया है सीरम में जो आपके पास सिक्रेटरी एंटीबॉडीज हैं वो माइस के अंदर एक अच्छी अमाउंट में मिली है। देन वी हैव मीजल्स, मीजल्स को इन्होंने किसके अंदर किया है, माइस फेड विद टोबैको एक्सप्रेसिंग MVH मीजल वायरस हीमोग्लूटिनिन फ्रॉम Mostrone strain, ये strain का नाम है, could attain antibody titers 5 times the level considered protective for humans, and they also demonstrated secretory IgA in their feces. Carrots, banana and rice जो है इनमें ये potential candidates हैं जिनके अंदर इसको express कराया जा सकता है। So to conclude, edible vaccines creating inexpensive vaccine that might be particularly useful in immunizing people in developing countries. It might be the solution to get rid of various ailments. It is plant-derived vaccine which may lead to a future safer and more effective immunization. Production of multi-component vaccines such as trivalent vaccines that provide protection against several pathogens. So basically ये हमारा आज का लेक्चर था।
मुझे तो ये जो कॉन्सेप्ट है एडिबल वैक्सीन का, आई होप आप में से कोई ना कोई इसके ऊपर काम करे और इस पे कोई रिसर्च करें, क्योंकि इट्स नॉट दैट हार्ड। अगर आप किसी जो हमारे प्लांट डिपार्टमेंट है हमारा, उसके साथ मिल के कर सकते हैं। मेरे अभी दो स्टूडेंट्स ने प्लांट्स के ऊपर काम किया है, तो उन्होंने काइंड ऑफ बैक्टीरिया को यूज़ किया था अगेंस्ट पैथोजन, जो प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट। तो आप लोग जो है इस पे वैक्सीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया।